गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में डीजीएमएस के एग्जाम में जो पूछी गई प्रश्न है उसको लेकर के आया हूं, जो वेंटिलेशन सब्जेक्ट का 2015 का क्वेश्चन है। कल तक का वीडियो में 20 नंबर तक के क्वेश्चंस को 2015 वेंटिलेशन का अपलोड कर चुका था। अभी मैं 21 नंबर 21 नंबर के क्वेश्चन के आगे को अपलोड कर रहा हूं। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करूं उसके पहले आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जो प्रतिदिन अपलोड हो रही है, और उसको स्टडी करके वीडियो देखकर आप समझ सके और अपना एग्जामिनेशन पास करके सर्टिफिकेट गेन कर सके, प्रमोशन पा सके। फ्रेंड्स, तो चलिए मेरे साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं उसको आप देखिए, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, प्रश्न को समझिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है एफएमसी 2015 वेंटिलेशन, मतलब 2015 में जो पूछी गई वेंटिलेशन की सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास की जो प्रश्न है उसको लेकर के अभी 21वीं नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। क्या कह रहा है? इफ ए वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर सैंपल्ड इज एनालाइज्ड विथ हेल्डन apparatus and the volume remained after absorption of CO2 is 18.65 cubic centimeter, what is the percentage of CO2 present in the air? कहने का मतलब कि हेल्डन एपरेटस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये ट्यूब है जो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा भर करके रखा हुआ है, और ये हेल्डन एपरेटस के अंदर में जो CO2 एब्जॉर्प्शन होने के बाद, जो हवा में CO2 रहती है उसके एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो हवा बच रही है वो आपको 18.65 क्यूबिक सेंटीमीटर बच रही है, जो अलग से बॉटल में इकट्ठी हो गई है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द एयर। अब हवा में जो आपको व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द एयर, एयर में CO2 का परसेंटेज कितनी है। तो आपको जो परसेंटेज निकालने की सिंपल सी फॉर्मूला होती है, क्या चीज कि जो आपको CO2 है कितनी कितनी एब्जॉर्ब हुई है, तो वो आपको CO2 एब्जॉर्ब हुई है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पहले थी, ठीक है, माइनस कर दीजिए, इसमें 18.65 है तो 18.65 बची है, इसको आप माइनस कर दीजिए। जब इसको माइनस करिए तो कितना आएगा? 1.35 क्यूबिक सेंटीमीटर आया। क्या? CO2 रिमेन जो बच रही है। अब इसको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ CO2 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 1.35 आउटपुट जिसको कहते हैं डिवाइडेड बाय टोटल हवा। टोटल हवा कितना है? 20 है, और इनटू आप 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 कीजिएगा। तो 135 को 20 से भाग देना है, मतलब कि 135 डायरेक्ट अगर आप करें तो ये 1.35 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 135 आता है, और 20 से भाग देंगे तो 20 सत्ते 7 दूनी 14, मतलब कि 20 सत्ते 7 के अप्रोक्स आएगा। जान लीजिए बिना कैलकुलेटर का आप 20 सत्ते 7 से कम ही आएगी, तो जो नियर अबाउट आंसर है 7 के नजदीक। वैसे आप कैलकुलेटर उठाइए और उसको एग्जैक्ट निकाल करके देखिए कि कितनी आ रही है CO2 का परसेंटेज। मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूं और एक कैलकुलेटर ओपन कर लिया, जिसमें मेरे को भाग देनी है 135 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ रही है 6.75। तो 6.75 वाला ऑप्शन को आप टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ते हैं। हेल्डन apparatus की सहायता से ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिएगा, आपको ये ऑप्शन कौन सी हो जाएगी जिसको मैं निकाला, तो 6.755 नंबर जो ऑप्शन दी हुई है उसको आप टिक लगाइएगा। अब यहां देखिए हेल्डन apparatus के बारे में थोड़ा जो मैं कट पेस्ट दिया हूं उसको पढ़ लीजिए, आराम से समझ लीजिए, ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछी जाती है हेल्डन apparatus से संबंधित। हेल्डन नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इस apparatus को हेल्डन apparatus कहते हैं। द हेल्डन apparatus डेवलप्ड बाय J.S. हेल्डन इज ए डिवाइस यूज टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ गैसेस। इसका उपयोग आप गैसेस के कंपोजिशन को एनालाइज करने के लिए करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर। विशेषतः जो हवा का वॉल्यूम को मेजर किया जाता है, जैसे यहां पे मेजर की गई है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, बाद में बची है 18.65 क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब दूसरी लाइन क्या कह रही है, एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बिंग होती है, हवा का वॉल्यूम मेजर की जाती है, एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है। तो ये आपने देखा, इट यूटिलाइजेस ए ब्रूट, ये बरेट यूज करती है, एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट यूज करती है, एंड ए लेवलिंग बल्ब टू मेजर गैस वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर CO2 एब्जॉर्प्शन यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग KOH कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग का जो हम लोग का एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो कि हम लोग को यहाँ पर लेवलिंग बल्ब टू मेजर गैस वॉल्यूम्स, यहाँ पर इट यूटिलाइजेज ए ब्रूट एब्जॉर्प्शन पाइप टीज। तो ब्रूट बरेट का यूज किया जाता है, एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट का यूज किया जाता है, एंड लेवलिंग बल्ब का यूज किया जाता है टू मेजर गैस वॉल्यूम। गैस वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर CO2 एब्जॉर्प्शन, CO2 के एब्जॉर्प्शन के पहले और CO2 के एब्जॉर्प्शन के बाद, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हियर्स मोर डिटेल्स इन एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। पर्पज, द हेल्डन apparatus यूज टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ CO2 इन ए गैस सैंपल। गैस सैंपल में CO2 के परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए हेल्डन apparatus का उपयोग करते हैं। एज वेल एज अदर गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। बरेट क्या होता है, एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब, एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब आप देख रहे हैं कि ये ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है, यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस, जो कि गैस के वॉल्यूम को मेजर करती है। तो बरेट हो गया, तो बरेट जान गए। एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट, पाइप टेस्ट, एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट क्या है, ट्यूब्स कंटेनिंग reagent like potassium hydroxide KOH that absorb specific gases। तो एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट है, एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट आप देख रहे हैं, ये एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट है, PIPETTES पाइप टेस्ट। तो एब्जॉर्प्शन पाइप टेस्ट मेरे कर्सर पर देख रहे होंगे, ये क्या करती है, ये जो ट्यूब्स जो कंटेन करती है, रीएजेंट कंटेन करती है। रीएजेंट कौन कंटेन करती है, ये पाइप टेस्ट कंटेन करती है, पाइप टेस्ट जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को कंटेन करती है, दैट एब्जॉर्ब स्पेसिफिक गैस, जो कि वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। लेवलिंग बल्ब, तो यहां पर लेवलिंग बल्ब आपको ऊपर में दिखाई दे रही है, यूज टू ड्रॉ ए सैंपल ऑफ एयर, जो कि CO2 एब्जॉर्ब होने के बाद एयर को क्या करती है, ड्रॉ करती है, खींचती है इनटू द बरेट, बरेट से खींचती है, एंड ए कंट्रोल प्रेशर और प्रेशर कंट्रोल करती है। तो आपने ये देख लिया 21 नंबर का क्वेश्चन, आंसर 5 को आप टिक लगा लिए होंगे। चलिए 22 नंबर के क्वेश्चन को आते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैन टेस्टिंग इज मोर एक्यूरेट, इनमें से कौन सा फैन टेस्टिंग मोर एक्यूरेट देता है। ऑप्शन 1 फील्ड टेस्ट, 2 कह रहा है रेटिंग टेस्ट, 3 कह रहा है एयर क्वांटिटी टेस्ट, 4 कह रहा है एफिशिएंसी टेस्ट, 5 कह रहा है मैकेनिकल टेस्ट। तो जो फैन मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होती है, जिसका आपको एक कट पेस्ट दिखाई दे रहा है, तो उसमें जो टेस्टिंग बेटर वाली टेस्टिंग, जो मोर एक्यूरेट वाली जो टेस्टिंग होती है, वो रेटिंग टेस्ट होती है। वैसे आप यहाँ पे फैन देख रहे हैं, जिसका मुख्य इंपॉर्टेंट इंपेलर होता है। इंपेलर 2 साइड से डिस्क से घिरी होती है, इस डिस्क को हम लोग श्राउड कहते हैं, बैक प्लेट और श्राउड से मिल करके बनी होती है, जिसके बीच में ब्लेड या वैन बोलते हैं, जो कर्व्ड होती है, बैकवर्ड होती है, हो सकती है, फॉरवर्ड हो सकती है, वो रोटेशन के आधार पर डिसाइड करते हैं। तो ये आपने देख लिया इंपेलर। उसके साथ इनलेट पोर्ट है, ये इनलेट कॉलर है, बियरिंग सपोर्ट है, और ये जो आउटलेट एरिया या डिस्चार्ज एरिया दिखाई दे रही है। तो इसके तहत हम लोग कंपोनेंट ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, जो कि MMV की चर्चा करते हैं, और उसका जांच करना हो तो रेटिंग टेस्ट ही हम लोग को करनी होती है। वैसे मैं यहाँ टाइप ऑफ टेस्टिंग लिखा हूं, टाइप ऑफ फैन टेस्टिंग में, लेबोरेटरी टेस्टिंग में कंडक्टेड इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट टू डिटरमाइन फैंस एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस अंडर वेरियस कंडीशन। तो वेरियस कंडीशन के अंतर्गत एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस को, एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस मतलब एयर के डायरेक्शन में, जो एक्सियल फ्लो फैन होती है, एयर के डायरेक्शन में ही एक बार हवा को एक साइकिल में ब्लेड्स रोटेट करके उसको उसी डायरेक्शन में थ्रो आउट कर देती है। तो इसको हम लोग एयर डायनेमिक परफॉर्मेंस बोलते हैं, और इस कारण से ये एरोडायनेमिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। कंडक्टेड इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, इसको हम लोग
कि यहाँ पर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंडक्ट करते हैं ताकि फैंस के एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को डिटरमाइन किया जा सके। तो ये लेबोरेटरी टेस्टिंग हो गई। फील्ड टेस्टिंग में परफॉर्म्ड ऑन इंस्टॉल्ड फैन, जहां फैन इंस्टॉल्ड हो जाती है वहां पर परफॉर्म की जाती है टू वेरीफाई देयर परफॉर्मेंस इन द एक्चुअल एप्लीकेशन। एक्चुअल एप्लीकेशन से उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो हमने जिस टारगेट क्वांटिटी के लिए इसको सेट किया था उतनी क्वांटिटी हमको दे रही है कि नहीं। वाइब्रेशन एंड नॉइस टेस्टिंग, जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है वो लिमिट के अंदर है कि नहीं, नॉइस जो उत्पन्न हो रही है लिमिट के अंदर है कि नहीं। इस पर प्रश्न 2024 के दिसंबर एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है। वाइब्रेशन, मोर वाइब्रेशन उत्पन्न करने वाला कौन सा इक्विपमेंट है, जिसका अपलोड कर चुका हूं मैं वीडियो, तो इसमें एमएमवी ही आपने टिक लगाया होगा जो हमारे कैंडिडेट जो एग्जाम दिए हैं। दिस टेस्ट आर यूज्ड टू इवेलुएट द मैकेनिकल परफॉर्मेंस एंड कॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैन। फैन के एकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को और मैकेनिकल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रही है कि क्लासेस ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल, कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015 पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेंटिलेशन की क्लास आज से ही 9/4/2025 से 23/4/2025 के बीच में 15 दिन की क्लास 70 घंटे की होगी और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मशीनरी की उसके बाद की क्लास है, इसके क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास की वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है और ये रेगुलर क्लासेस की जो चल रही है उसकी आपको कट पेस्ट दिखाई दे रही है। तो ये एमएमवी फैन टेस्टिंग जिसकी चर्चा हम लोग क्लासेस के दौरान करेंगे कि परफॉर्मेंस पैरामीटर जो एमएमवी फैन टेस्टिंग की है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे आते हैं। ये एफएमसी 2015 वेंटिलेशन का हम लोग 23 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट पर्पज द स्मोक क्लाउड जनरेटर इज यूज्ड। स्मोक क्लाउड जनरेटर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? ऑप्शन 1 फॉर एयर क्वांटिटी सर्वे, 2 कह रहा है फॉर प्रेशर सर्वे, 3 कह रहा है फॉर सेंडिंग इमरजेंसी वार्निंग, 4 कह रहा है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, 5 कह रहा है नन ऑफ द ऑप्शन। तो स्मोक क्लाउड जनरेटर जो कि धुएं निकलती है, स्मोक निकलती है, जो आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में ऊपर की टिप और नीचे का जो होल होता है उसको साफ करके हम जब ऊपर वाले टिप को ब्रेक करते हैं और यहां पर एस्पिरेटर को, जो कि आपको यहां पर दिखाई रबर एस्पिरेटर को आप जैसे ही दबाते हैं और छोड़ते हैं तो उसके अंदर से हवा, बाहर की हवा इसके अंदर इंसर्ट होती है और वो हवा इस केमिकल से रिएक्ट करके, एजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाती है, जिसको मैं यहां पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की बात कर रहा हूं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड रहती है जिसको एनहाइड्रस टीन या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होती है, उससे रिएक्शन करके क्या स्मोक तैयार होता है और वो स्मोक्स हवा में तैरती हुई आगे की ओर हवा के डायरेक्शन में बढ़ती जाती है और एक पर्सन जहां पर ये यूज की जाती है वहां पर वो टाइम नोट करता है और दूसरा पर्सन जो 100 मीटर दूरी या 200 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है वहां पर वो धुआं कितनी देर में पहुंच रही है वो टाइम नोट करता है और वो दोनों के टाइम से डिवाइड करते हैं उस डिस्टेंस को, तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है। तो वेलोसिटी जब मिल जाती है तो हम लोग क्वांटिटी निकाल लेते हैं, क्वांटिटी बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी के फार्मूले से। तो स्मोक जनरेटर लो वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये भी याद रखिए। 1 मीटर पर सेकंड से कम वेलोसिटी के लिए इसको मेजर की जाती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फॉग मशीन भी कहते हैं। और आंसर यहां पर आप 1 नंबर को टिक लगाएंगे। SCU भी 2021 का 29 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ है। तो मिश्रा सर 03 वही सिलेबस में 90 नंबर पेज के ऊपर जाएंगे। मैं अगर छोटा कर दूं तो यहां पर आपको जो मैं अगर शेयर कर दूं तो ये जो है आपकी जो 90 नंबर पेज है उसको ये सिलेबस मैं शेयर कर चुका हूं और 90 नंबर के पेज पर अगर आ जाऊं तो ये रही आपकी 90 नंबर पेज। तो वहां पर हम लोग इसके और डिटेल्स की स्टडी करेंगे जो स्मोक जनरेटर की बात की जा रही है। उसके साथ ही मैं यहां पर आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो हमारी वेंटिलेशन सर्वे होती है, मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं ताकि हम लोग और इसके बारे में डिटेल से क्लास में स्टडी कर सकें। इंट्रो के रूप में आप इसको देख सकते हैं। वेंटिलेशन सर्वे, प्रेशर सर्वे,
क्वांटिटी सर्वे, क्वालिटेटिव सर्वे, ये 3 सर्वे माइंस में हम लोग संपन्न करते हैं। पहला प्रेशर सर्वे जो होती है बाय इंक्लाइन मैनोमीटर होती है, दूसरा बाय एंड्रॉइड मैनोमीटर से होती है, तीसरा पिटेड ट्यूब से होती है, जिसमें वेलोसिटी प्रेशर अपने को मेजर नहीं हो पाती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है, जिसमें टीपी मतलब कि टोटल प्रेशर एक इनर लिम्ब होती है जिससे कि मेजर की जाती है पिटेड ट्यूब के द्वारा, और फिर स्टैटिक प्रेशर जो कि आउटर लिम्ब होती है उससे मेजर करते हैं, दोनों को घटाने पर हमको वेलोसिटी प्रेशर मिलता है। तो यहां पर प्रेशर सर्वे पिटेड ट्यूब की सहायता से मेजर करते हैं। और आप देखेंगे क्वांटिटेटिव सर्वे में भी हम लोग पिटेड ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वेलोसिटी अपने को मिलती है, चाहे आप P बराबर के एस क्यू स्क्वायर बटे में ए क्यूब या के एस वी स्क्वायर बाई ए की फार्मूले से जब आप P बराबर वी स्क्वायर कहते हैं तो V बराबर क्या हो जाता है, रूट P हो जाता है, रूट वाटर गॉज हो जाता है। इस आधार पर आप पिटेड ट्यूब के फार्मूला V बराबर जो 4.43 रूट ओवर वाटर गॉज बटे में डेंसिटी की फार्मूले से यूज करते हैं, तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल प्रश्न के दौरान सॉल्व करेंगे। तो क्वांटिटेटिव सर्वे के को हम लोग किससे करते हैं, बाय एनीमोमीटर से करते हैं, बाय वेलोमीटर से करते हैं, बाय पिटेड ट्यूब से करते हैं, बाय प्रोफिलोमीटर से करते हैं, स्मोक जनरेटर से करते हैं, जिसके संबंध में एफएमसी 2015-23 में प्रश्न पूछी जा चुकी है। एक प्रश्न और आपको 2020 का भी मैं दिखाया कि स्मोक जनरेटर से प्रश्न पूछी गई है। क्वांटिटेटिव सर्वे में जब हम लोग बात करते हैं तो मल्टी गैस डिटेक्टर, मिथनोमीटर से मीथेन गैस की जांच, अन्य गैसेस की जांच करते हैं हम लोग मल्टी गैस डिटेक्टर से, थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर सर्वे करते हैं जिसको क्वालिटेटिव सर्वे के रूप में भी हम लोग जानते हैं। हाइग्रोमीटर से भी हम लोग जो है ह्यूमिडिटी के मेजर करते हुए अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। एयर सैंपल से हम लोग क्वालिटी जानते हैं कि कौन कौन सी गैसेस कितनी परसेंटेज में है। गैस क्रोमेटोग्राफ से हम लोग क्विक फील्ड सैंपल का एनालिसिस करके हम लोग पता करते हैं कि कौन सी गैस कितनी परसेंटेज में है, और टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम से भी हम लोग करते हैं। तो इन सभी का स्टडी हम लोग क्लासेस के दौरान करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आता हूं फिर से उसी क्वेश्चंस, उसी ईयर के क्वेश्चंस पर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैं फिर से शेयर करता हूं। 23 नंबर का आपने टिक लगा लिया, साइड शो के तहत मैं बड़ा कर देता हूं, और आप 23 का जो 1 नंबर टिक लगा चुके होंगे। मिस्टर सर 03 का अगर YouTube चैनल, जो नई YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वेंटिलेशन सिलेबस की ऑल डिटेल्स आपको उस सिलेबस उस चैनल के तहत मिलता रहे। कंटिन्यू आप स्टडी करके एग्जामिनेशन को पास कर सकें फ्रेंड्स। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ एक्सियल फ्लो फैन, इसमें से कौन सी एक्सियल फ्लो फैन का फायदा नहीं पहुंचाता, एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन 1 कहता है रिक्वायर्स लेस स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, तो आपकी ये है, ये फायदा मिलती है एक्सियल फ्लो फैन का। स्मॉलर एंड चीपर फाउंडेशन, तो ये छोटी जगह हमको जरूरत पड़ती है, स्मॉलर होती है और सस्ती पड़ती है फाउंडेशन करने में भी एक्सियल फ्लो फैन का। तीसरा नंबर रिवर्सल इजियर बाय रिवर्सल स्विच, मतलब एक स्विच के ऑपरेशन से ही हम लोग उसको रिवर्सल कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वांटिटी कंट्रोलेबल बाय वेराइंग द पिच ऑफ द प्लेट का जो पिच होता है, जिसको मैं फिगर ड्रॉ करके बताऊं रहा हूं। पिच मतलब क्या होती है, पिच जो कि कर्व्ड पोजीशन होती है, जहां से उसकी साइज में रिड्यूसिंग होती है, इंक्रीजिंग होती है, एक तरफ रिड्यूसिंग होती है, दूसरी तरफ इंक्रीजिंग होती है, तो उस लाइन को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन ही पिच सर्कल कहलाती है। और वो प्लेट के पिच के वेराइंग द्वारा हम लोग क्वांटिटी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। पांचवा नंबर सूटेड फॉर हाई वाटर गॉज एंड हाई क्वांटिटी, जो कि हाई वाटर गॉज और हाई क्वांटिटी के लिए सूटेबल नहीं होता, जिसकी एडवांटेज की मैं बात करूं, इन सब आपको 5 तो दिख रही है, लेकिन इसकी कट पेस्ट, जिसको मैं कल भी कह चुका था कि वो जो कट पेस्ट है, मैं कट पेस्ट ही पहले दिखा देता हूं, जो कि आपको यहां पर मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन सिलेबस जो आप चैनल है उसको आप सर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 59 नंबर का पेज अभी मैं यहां पे शेयर करता हूं, और उसमें जब आप जाएंगे, ये मैं वेंटिलेशन सिलेबस का 59 नंबर पेज पर आता हूं। 59 नंबर पेज, ये आ गई 59 नंबर पेज। तो यहां पर जैसे ही आप देखेंगे, मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूं और इसको 2 लाइन पढ़ देते हैं। देखिए एयर स्क्रू वर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फैन, यहां पर मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कर रहे होंगे। एन एयर स्क्रू फैन रिक्वायर्स लेस स्पेस, तो ये तो आपने देखा, इन इंस्टॉलेशन कंपेयर टू ए सेंट्रीफ्यूगल के कंपेयर में एयर स्क्रू को कम जगह की जरूरत पड़ती है। रिवर्सल ऑफ वेंटिलेशन कैन बी इजिली अचीव्ड, तो यहां पर एयर स्क्रू को हम लोग आसानी से एक स्विच के ऑपरेशन से रिवर्सल कर सकते हैं, मेयरली बाई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
डायरेक्शन, रोटेशन के डायरेक्शन को हम लोग केवल चेंज करके। द वाटर गॉज डेवलप्ड एंड क्वांटिटी सर्कुलेटेड इज हावेवर मच लेस। इसमें जो वाटर गॉज होती है, डेवलप्ड होती है, और जो क्वांटिटी सर्कुलेट होती है वो आपको कम होती है, 40 से 50% होती है ऑफ द ओरिजिनल फिगर ऑन रिवर्सल। रिवर्सल पर जो है ओरिजिनल फिगर का 40 से 50% ही डिलीवर हो पाती है। एयर स्क्रू फैन एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फैन हैव एन ओवरऑल एफिशिएंसी वेराइंग फ्रॉम 70 to 85%, but the manometric efficiency of axial flow fan is low, only 20 to 30%। तो यहाँ एयर स्क्रू फैन का एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फैन का, ये दोनों का ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है 70 से 85% होती है एयर स्क्रू फैन और सेंट्रीफ्यूगल फैन का, जबकि एक्सियल फ्लो फैन की जो 20 से 30% होती है। इफिशियंसी की बात कर लिया आपने। क्वांटिटी ऑफ एयर कैन बी वेरिड विथ वाइड लिमिट ऑफ द केस ऑफ द एन एयर स्क्रू बाय द वेराइंग द पिच ऑफ द ब्लेड्स। तो पिच के ब्लेड्स को बदल करके आप क्वांटिटी को बदल सकते हैं, जिसको आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। मैं बताने का प्रयास भी किया कि पिच क्या होती है, जहां से ब्लेड का, जैसे आपके छत के ऊपर पंखा दिखाई दे रहा है, या एक आप, मैं अगर पिक्चर ड्रॉ कर दूं पिच का मतलब बताने के लिए, जो कर्व्ड ब्लेड होती है, कर्व ब्लेड होती है, वो कर्व ब्लेड क्या कैसी होती है, ये इस टाइप की होती है, जहां से ये इसका ग्रेजुअल में आपका क्रॉस सेक्शन में बढ़ोतरी होती है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, जिसकी इमेजिनरी लाइन हमारी जो होती है, वो कहलाती है क्या, पिच। पिच का जो सर्कल होता है, वो पिच की बदल करके हम लोग ब्लेड के एंगल को मूव करके, बदल करके क्या करते हैं, वो क्वांटिटी को हम लोग बदलने का प्रयास करते हैं, क्वांटिटी को बदलने का प्रयास करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये चौथा नंबर देखा। मैं अगले पेज में अगर आऊं तो जो आपको छठवां नंबर है, डायरेक्ट द एयर स्क्रू फैन इज नॉइजली एट हाई स्पीड, मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर और उत्पन्न करती है, क्योंकि ये हाई स्पीड 1400 आरपीएम पर चलती है। एयर स्क्रू फैन इज मोर सुटेड फॉर लो वाटर गॉज। तो यही गलत लिखा है आपके ऑप्शन में, जो कि यहाँ पर लो वाटर गॉज और हाई वॉल्यूम के लिए ये होती है, बट ए सेंट्रीफ्यूगल फैन मोर सुटेड फॉर हाई प्रेशर। सेंट्रीफ्यूगल फैन हाई प्रेशर और लेस वॉल्यूम के लिए होता है। तो इस तरह से ये जो दो पेज दिखाई दे रही है, जो मैं अभी शेयर किया, इससे कम से कम नहीं तो आपको 10 प्रश्न आपको इसे जरूर एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। इसलिए इस पेज को प्रत्येक लाइन आपको अच्छे से समझ करके ध्यान में रखना होगा। मैं फिर से शेयर करता हूं, ये क्वेश्चन नंबर जो आप 24 देखे कि विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ एक्सियल फ्लो फैन, तो सुटेड फॉर हाई वाटर गॉज एंड हाई क्वांटिटी, ये जो है आपको रॉन्ग होगी। इसके साथ क्योंकि नॉट पूछा है, तो ये नॉट एडवांटेज 5वां नंबर आप टिक लगा चुके हैं। चलिए आते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। क्या कह रहा है, स्टोन डस्ट बैरियर आर नॉर्मली रिक्वायर्ड इन डिग्री फर्स्ट, ओनली इन डिग्री सेकंड, ओनली इन डिग्री थर्ड, बोथ डिग्री सेकंड एंड थर्ड, डिग्री फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो आपकी प्रश्न है, जिसका ऑप्शन को मैं थोड़ा सा चेंज किया हूं यहाँ पर, क्योंकि जो पुराने 1957 के रेगुलेशन पर बेस्ड प्रश्न थी, इसको मैं चेंज कर दिया हूं। और क्योंकि रेगुलेशन में बदलाव हुई है, 146 रेगुलेशन जो स्टोन डस्ट बैरियर है, इसमें कहा गया है इन एवरी गैसी सीम of the second and third degree or in development working in a gassy seam of the first degree in which there likely to occurrence of inflammable gas in dangerous quantity, additional precaution can be taken providing the dust barriers to prevent an ignition and explosion from the extending from one part of the mine to the other। तो यहाँ पर एक्सप्लोजन को एक भाग से दूसरे भाग में फैलने से रोकने के लिए आप स्टोन डस्ट बैरियर SDB का प्रयोग करते हैं, और डिग्री सेकंड और थर्ड में तो लगानी ही है, लेकिन फर्स्ट डिग्री के डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में भी लगाते हैं। इसलिए डिग्री फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर आपको 5वां नंबर आंसर राइट होगी, और उसके आंसर को मैं चेंज कर दिया हूं जो पहले दी हुई थी। तो यहां पर आपको लिंक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप बोलिएगा स्टोन डस्ट बैरियर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, वैसे 2 वीडियो 2 साल पहले अपलोड की गई थी, एक और अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले मैं अपलोड किया हूं स्टोन डस्ट बैरियर का, जिसमें कितनी मात्रा में क्वांटिटी में आपको अपलोड करनी है डस्ट, कितनी दूरी तक सेल्फ लगेगी, एक स्टोन डस्ट बैरियर में नंबर ऑफ सेल्फ्स कितने होंगे, क्या इसकी GSR जनरल स्टैट्यूटरी रूल में प्रोविजन दी गई है, DGMS सर्कुलर में प्रमोशन दी है गए, जो हमारा कोल माइंस रेगुलेशन 146 के अंतर्गत है। इसकी सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। जैसे ही आप बोलिएगा स्टोन डस्ट बैरियर ऑन मिश्रा सर
माइनिंग क्लास जो कि पुरानी चैनल है उस पर अपलोडेड है। मिश्रा सर 03 पर आपकी ये क्वेश्चंस अपलोड हो रही है, इसको आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। आप देखिए अगली प्रश्न जिस पर 26 नंबर मेरे कर्सर पर आप अपना नजर को रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? इफ एनी सैंपलिंग, जैसे मैं ये क्लिक करूंगा ये वीडियो चालू हो जाएगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में आप देखने वाले हैं अंडरग्राउंड माइंस में जो एक्सप्लोजन होती है, चाहे वो गोल्ड डस्ट के चलते हो या फिर मीथेन गैस के चलते हो या अन्य एक्सप्लोसिव गैसों के चलते हो, तो जो एक्सप्लोजन होती है उस एक्सप्लोजन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो इक्विपमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो कि CMR 146 में दिया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर, और इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? SDB भी कहते हैं। तो स्टोन डस्ट बैरियर, तो इसमें इसकी चर्चा की गई है। उसी को ये प्रशांत कुमार सरकार साहब DG साहब ने एक देख रहे होंगे कि ये 979 एंड DGMA सर्कुलर 6/1975 की चर्चा किए हैं। तो हम लोग इस वीडियो को आप स्टोन डस्ट बैरियर ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास करके सर्च करके आप इसकी पूरी स्टडी कर सकते हैं। मैं इस अभी वीडियो को रोक रहा हूं और हम लोग अब जो प्रश्न पर थे ये 26 नंबर का, उस प्रश्न को करते हैं। इफ एनी सैंपलिंग, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। इफ एनी सैंपलिंग डिटेक्ट रेस्पिरेबल डस्ट concentration of 4.6 milligram per cubic meter of free silica content is 4%, then further sampling should be done within or not exceeding। कहने का मतलब कि जैसे ही सैंपलिंग की बात आती है तो गोल्ड डस्ट के सैंपलिंग की बात करती है या डस्ट के सैंपलिंग की बात आती है तो आप रेगुलेशन 143 तुरंत दिमाग में घूमनी चाहिए। और इस कह रहा है प्रश्न, इफ एनी सैंपलिंग डिटेक्ट रेस्पिरेबल डस्ट कंसंट्रेशन, अगर कोई भी सैंपलिंग आप करते हैं उसमें रेस्पिरेबल डस्ट कंसंट्रेशन 4.6 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर आपको मिलती है अपने खदान के अंदर, एंड फ्री सिलिका कंटेंट, और उसमें फ्री सिलिका कंटेंट 4% है, देन फर्दर सैंपलिंग शुड बी डन विद इन और नॉट एक्सीडिंग। तो फर्दर सैंपलिंग आप कब करेंगे? तो इस प्रश्न में भी मैं चेंजिंग किया हूं थोड़ा सा ऑप्शन में। ऑप्शन 1 कह रहा है 6 मंथ, बी कह रहा है यहाँ पे 3 हो गई है, इसको हम लोग 2 मानेंगे। तो 2 ये मैं थोड़ा छोटा करके इसको चेंज कर ही देता हूं, इसको 2 नंबर कर देता हूं। तो ये जो है आपकी 2 नंबर चेंज हो गई है। फिर से मैं आता हूं, ये बड़ा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 में 1 मंथ, ऑप्शन नंबर 3 में 2 मंथ, ऑप्शन नंबर 4 में 3 मंथ, और इमीडिएट आफ्टर रिजप्शन ऑफ ऑपरेशन। तो जैसे ही आप CMR 143 का 3 नंबर पढ़ते हैं तो वहां पर हर महीने में आपको डस्ट सैंपलिंग करने के लिए कही गई है, जबकि पहले जो है हर 3 महीने में डस्ट सैंपलिंग करने के लिए कहा गया था, पहले मतलब 1957 के रेगुलेशन में। तो 143 के 3 के तहत आप 1 मंथ ऑप्शन 2 को टिक तो लगाएंगे, लेकिन यहां पर आप जो मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में नापते हैं 10 और 11 भी आपको पढ़नी होगी। तो मैं यहां पर शेयर करता हूं क्या चीज़ कि जो कि आपका रेगुलेशन है उसको मैं शेयर करता हूं। तो देखिए 143 का 10 नंबर ये निकला हुआ है। इफ़ द, मैं इसको परसेंटेज बढ़ा देता हूं ताकि आपको उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाए और आप उसको पढ़ करके 200% कर देता हूं, आप समझ सकें। देखिए 10वां नंबर जो आपको सामने में दिखाई दे रही है, मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए। इफ़ द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन ए सीरीज ऑफ 5 sample taken in a 7 successive normal working shift during the subsequent month exceeds 1.5 times the permissible limit, the relevant operation or operations causing excessive dust shall be seized। कहने का मतलब कि 5 लगातार शिफ्टों में 7 सैंपल लेने, 7 लगातार शिफ्टों में 5 सैंपल लेने के बाद, 7 लगातार शिफ्टों की मतलब मैं बात कर रहा हूं, जैसे आज के दिन में फर्स्ट शिफ्ट में आपने लिया, सेकंड शिफ्ट में लिया, थर्ड शिफ्ट में, तो 3 शिफ्ट आज का हो गया, कल का भी 3 शिफ्ट हो जाएगा, 6 शिफ्ट, और परसों रोज का जो पहला शिफ्ट होगा वो 7वां शिफ्ट होगा। ये जो 7 लगातार शिफ्ट में आपने 5 सैंपल लेंगे। कोई ऐसा नाइट शिफ्ट मान के चलिए, जो नाइट शिफ्ट हो रही है, नाइट शिफ्ट में नहीं लिया जा रहा है, तो आप फर्स्ट सेकंड में ही ले रहे हैं, फर्स्ट में ही ले रहे हैं, तो 5 सैंपल ले रहे हैं। तो 5 सैंपल लेने के बाद उसका जो एवरेज आप मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर निकालते हैं, एवरेज मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर निकालते हैं, वो अगर आपको परमिसिबल लिमिट से 1.5 गुना से अधिक आती है, परमिसिबल लिमिट कितना है तो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये है PL परमिसिबल लिमिट। इससे 1.5
1.5 गुना से अधिक होती है, 1.5 गुना से अधिक होती है। आपके खदान की कुछ और हो सकती है, ध्यान रखिएगा, आपकी खदान की परमिसिबल लिमिट और हो सकती है। क्यों? क्योंकि परमिसिबल लिमिट का फॉर्मूला होता है क्या चीज? 10 अपॉन सिलिका परसेंट, 10 अपॉन सिलिका परसेंट। तो सिलिका परसेंट अगर आपका 8% है, ये 5% से कम होती है तब तो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ही रहता है, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ही रहता है। लेकिन सिलिका परसेंट 8% हो जाती है, तो आपके खदान का 10/8 करते हैं तो ये 1.25 हो सकती है। तो इसका 1.5 गुना, आपके खदान का 1.5 गुना निकालना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, नहीं समझ में आती है क्लासेस में कमेंट्स बॉक्स देख करके फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर का 1.5 गुना निकालते हैं तो 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है। तो 3 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अगर अधिक आपका होता है 5 सक्सेसिव शिफ्ट में परमिसिबल लिमिट से 1.5 गुना से अधिक अगर आपको मिलती है, तो उस ऑपरेशन को, जिसके जैसे बेल्ट चला रहे हैं, बेल्ट के चलते डस्ट उत्पन्न हो रहा है, तो उस बेल्ट के ऑपरेशन को चलाना बंद कर देंगे, या कंटिन्यूअस मैनर से कोयला काट रहे हैं तो उससे कोयला काटना को तब तक बंद करेंगे जब तक कि आप एडिक्वेट वेंटिलेशन द्वारा या पानी की बौछार द्वारा, वाटर स्प्रेइंग द्वारा डस्ट को परमिसिबल लिमिट के अंदर नहीं कर लेते हैं। तब तक ऑपरेशन को रिज्यूम करने के बाद, ऑपरेशन फिर से दोबारा चालू करने के बाद फिर से उसकी इमीडिएट टेस्टिंग करते हैं। तो यहां अपने 10 का मतलब समझ लिया। इफ द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट इन ए सीरीज ऑफ 5 सैंपल टेकन इन द 7 सक्सेसिव नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मंथ एक्सीड 1 सब्सिक्वेंट आने वाले मंथ में, तो 1.5 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट। 1.5 टाइम्स का मतलब समझ गए, 1.5 गुना से मतलब समझ गए। द रिलेवेंट ऑपरेशन काजिंग डस्ट सेल सीज, तो उस ऑपरेशन को या ऑपरेशंस को उसको सीज कर देनी होगी, बंद कर देनी होगी। यहां पर मैं इसको क्लोज करके 11वां नंबर पर देखिए पढ़ने का प्रयास करता हूं, जो कि उससे ही रिलेटेड है। द ऑपरेशन और ऑपरेशन शैल नॉट बी रिज्यूम्ड, उस ऑपरेशन को तब तक आप फिर से नहीं चालू करेंगे या अलाउ नहीं करेंगे, कैरिड ऑन अंटिल इंप्रूवमेंट हैव बीन मेड, आप इंप्रूवमेंट नहीं कर देते इन द प्रिवेंशन एंड सप्रेशन ऑफ डस्ट। प्रिवेंशन यानी कि डस्ट उत्पन्न होना को रोकना, और सप्रेशन मतलब दबाना को। फ्रेश सैंपलिंग कैरिड आउट, आपने फिर से सैंपलिंग लिया, कैरिड आउट किया ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर द्वारा, और इमीडिएटली आफ्टर रिजम्पशन ऑफ सेड ऑपरेशन, सेड ऑपरेशन को चालू होने के, रिजम्पशन होने के तुरंत बाद आप लेते हैं। हैज एस्टेब्लिश्ड दैट सच इंप्रूवमेंट हैव रिड्यूस्ड द डस्ट कंसंट्रेशन बिलो द परमिसिबल, ताकि परमिसिबल लिमिट के अंदर वो ना आ जाए। प्रोवाइडेड इफ द डस्ट प्रिवेंशन एंड सप्रेशन डिवाइस ऑफ एनी मशीनरी इक्विपमेंट फेल्स टू ऑपरेट इफिशिएंटली, अगर कोई डस्ट सप्रेशन करने वाली, पानी स्प्रे करने वाली अगर फेल हो जाती है, द ऑपरेशन ऑफ द सेड मशीनरी इक्विपमेंट सेल लाइकली बी सीज, तो उस ऑपरेशन को भी हम बंद करके रखेंगे। सेल नॉट बी रिज्यूम्ड अंटिल द डिफेक्ट देयर बीन रेक्टिफाई, जब तक उसके डिफेक्ट को दूर नहीं कर दी जाती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्योरली एज ए कंटीजेंसी मेजर और एज ए सेकेंडरी मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन इन द वर्क सिचुएशन, सेकेंडरी मेजर जो हम लोग लेते हैं, फिल्ट्रेशन करना, डस्ट को फिल्टर करके हवा बहाना, सिचुएशन विद टेक्निकली नॉट फिजिबल टू रिड्यूस द परमिसिबल लिमिट, अगर टेक्निकली ये परमिसिबल लिमिट के अंदर रिड्यूस कर पाना संभव नहीं है बिलो द परमिसिबल लिमिट, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड नेसेसरी टू इंस्टॉल और कमीशन एनी डिवाइस और टू इंस्टीट्यूट एनी वर्क प्रैक्टिस फॉर डस्ट प्रिवेंशन और सप्रेशन, कंप्लायंस विद द परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट में बी अचीव्ड बाय द रिमोट ऑपरेशन और बाय जॉब रोटेशन और फेलिंग विच बाय यूज ऑफ द सुटेबल डस्ट रेस्पिरेटर, तो उस केस में सुटेबल डस्ट रेस्पिरेटर प्रदान करने की बात कही गई है। तो यहां पर आपने देख लिया क्या चीज, रेगुलेशन 143 का 3, 10, 11, वैसे 26 नंबर का आपने 2 नंबर ऑप्शन इस के लिए टिक लगा दिया। आपके पास अगर 2015 की होगी तो उसमें चेंज करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑप्शन ही मैं यहाँ से चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, ये आपको ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर दिखाई दे रही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, मैं बड़ा कर देता हूँ स्लाइड शो के तहत। ये 27 क्या कह रहा है, इन ए लॉन्ग वाल फेज परसेंटेज ऑफ मीथेन एट इनटेक एंड रिटर्न गेट्स इंडिकेट 0.1% एंड 0.4% एयर क्वांटिटी फ्लोइंग एट द फेस इज 1800 क्यूबिक मीटर पर मिनट, प्रोडक्शन फ्रॉम द फेस इज 1500 टन पर डे, मीथेन इमिशन रेट इज इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल्ड आउटपुट इज इक्वल टू। तो यहां पर आपको लॉन्ग वाल फेस की जो प्रश्न दी हुई है मैं उसको बोर्ड में गिवन के तौर पर लिख देता हूं, और उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ फायर डैम्प मीथेन गैस की चर्चा किया है, और इनटेक और रिटर्न में जो कि आपका लॉन्ग वाल फेस है, मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूं क्या चीज लॉन्ग वाल फेस को, तो ये जो है आपकी लॉन्ग वाल फेस है,
जिसमें एक टॉप गेट होती है, एक बॉटम गेट होती है, और इस ये बॉटम गेट जो होती है इनटेक होता है, और ये जो होती है रिटर्न होती है। इसमें ही आपको बोला है कि इसमें कितनी परसेंटेज है। ये जो है 0.1% हवा जा रही है, 0.1% हवा इसमें जा रही है। कहाँ पर? ये फेस के पास है, FACE, जो कि 150 मीटर या फिर समथिंग जो भी ये आपका पावर सपोर्ट है जो पूरे फेस की लंबाई में लगी रहती है। और इधर क्या है? गोफ है, GOAF, गोफ है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है ये 0.1% बोला है, और यहाँ पर आपको रिटर्न में जो है 0.4% बोला है, 0.4% बोला है। तो ये परसेंटेज बताइए। और हवा जो पहुंच रही है, हवा जो पहुंच रही है वो कितनी पहुंच रही है? 1800 क्यूबिक मीटर पर मिनट। यूनिट विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ये पर मिनट में दिया हुआ है। अब यहाँ पर रेट ऑफ इमिशन आपसे पूछ रहा है, इन किस में पूछ रहा है रेट ऑफ इमिशन? क्यूबिक मीटर पर टन में, क्यूबिक मीटर पर टन में। तो ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक मीटर पर टन में पूछा है, क्यूबिक मीटर पर टन में पूछा है, क्यूबिक मीटर पर टन में। तो यहां पर इसको निकालने के लिए, ये जो रेट ऑफ इमिशन है उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो आप डिफरेंस निकालिए, ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये तो हवा किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से बहती हुई आ रही है जिसमें मीथेन गैस 0.1% है, तो ये तो फेस से जनरेट नहीं हो रही है, इस डिस्ट्रिक्ट के फेस से जनरेट नहीं हो रही है। तो इसको माइनस कीजिए 0.4 में से, 0.4 में से 0.1 को माइनस कीजिएगा, कितना आएगा? 0.3% आएगा। ये किसमें है? परसेंटेज में है, 0.3 परसेंटेज में है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सा बात है। 100 से आपने डिवाइड कर दिया। अब ये जो 100 से फ्रैक्शन में डिवाइड किया, इस ये जो रिस्पेक्ट में, हवा के रिस्पेक्ट में कितनी हवा बढ़ रही है? तो 1800 क्यूबिक मीटर बढ़ रही है। तो इंटू कर दीजिए 1800 क्यूबिक मीटर। मैं थोड़ा सा अगर इस पिक्चर को मिटा दूं यहाँ पर, रिटर्न एयर की वैल्यू को, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगी। 1800 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। देखिए मैं कितना स्पष्ट यूनिट को लिख रहा हूं, आपको भी लिख करके समझनी होगी। 1800 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट। और यहां पर जो पर टन निकालनी है, तो यहां पर डिवाइड करनी होगी। किससे डिवाइड करनी होगी? जो TPD, टन पर डे दिया हुआ है। टन पर डे कितना दिया हुआ है? तो ये टन पर डे मैं देख लेता हूं, 1500 टन पर डे दिया हुआ है, 1500 और TPD दिया हुआ है, TPD टन पर डे। यहां पर डे है यूनिट, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है? डे है यूनिट क्या है? डे है। और यहां पे क्या है? मिनट है। इस मिनट को डे में चेंज करनी पड़ेगी, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट। मिनट छोटी यूनिट है और डे बड़ी यूनिट है, टाइम का ही यूनिट है वो। तो यहां पर मिनट को आप छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में जब डिवाइड बदलते हैं तो उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो मिनट, 1 मिनट में कितना डे होता है वो ध्यान रखिए। 1 मिनट में 24 मिनट को आप पहले किसमें चेंज कीजिए? तो मिनट को आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, बटे करेंगे क्या चीज? ये 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आवर में चेंज हो जाएगा। ये आप आवर को डे में चेंज करना है तो 24 आवर में 1 डे होता है। तो ये 60 इंटू 24 जंप करके कहां पहुंच जाता है? ऊपर पहुंच जाता है। तो ये जो है 60 इंटू 24 जंप करके ऊपर पहुंच जाएगी, 60 इंटू 24 जंप करके ऊपर पहुंच जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये 0 से 0 को यहां तो काट दीजिए, और आपको मल्टीप्लाई करनी है और निकालनी है कि रेट ऑफ इमिशन कितनी है। तो 0.3 को आप यहां पर मल्टीप्लाई कीजिए। मैं चलिए मल्टीप्लाई करता हूं। 0.3 इंटू 60 इंटू 24, ये हो गया ऊपर का, और डिवाइड करनी है 1500 से, डिवाइड करनी है 1500 से। 0.3 और ये 18 भी गुणा करना इंटू 18, और इसको फिर से एक बार कर लेते हैं। 0.3 इंटू 18 इंटू 60 इंटू 24, ये हो गए, और डिवाइड कर देनी है 1500 से। तो ये मैं कर लिया 5.184 आ रहा है, 5.184 क्या हो गई ये? क्यूबिक मीटर पर टन। मतलब 1 टन कोयला निकालने पर 5.184 जो क्यूबिक मीटर है उतनी फेस से गैस जो है निकल रही है।
अब अगर कौन सी डिग्री गैसीय माइंस है तो डेफिनेशन जो सीएमआर में दिया हुआ है उसके तहत आप कह सकते हैं 1 क्यूबिक मीटर से अधिक परंतु 10 क्यूबिक मीटर से कम है, इसलिए द्वितीय डिग्री की गैसीय सीम है। इस तरह से आप गैसीनेस आप डिग्री भी पता करते हैं और क्यूबिक मीटर पर टन में मीथेन का इमिशन भी निकालते हैं। तो चलिए आपने ये सीख लिया, जान लिया। क्वेश्चन नंबर 27 का आप टिक लगाएंगे तो 3 नंबर लगाएंगे। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर 9308063015 दी हुई है। रेगुलर क्लास का टाइम टेबल आपको दिया हुआ है, विनिंग मार्केटिंग, वेंटिलेशन, लेजिस्लेशन, ओवरमैन मशीनरी की। चलिए 28 नंबर के प्रश्न में आते हैं। एक्सप्लोसिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट जनरली डज नॉट डिपेंड। एक्सप्लोसिव ऑफ कोल डस्ट इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करती है? फाइननेस ऑफ डस्ट, डस्ट के फाइननेस पर डिपेंड करती है। कंपोजिशन ऑफ डस्ट, उसके कंपोजिशन में कौन कौन से और इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर भी डिपेंड करती है। प्रेजेंस ऑफ मीथेन इन एयर, हवा में मीथेन कितनी परसेंटेज में है उस पर भी डिपेंड करती है। कलर ऑफ द डस्ट, डस्ट के कलर पर निर्भर नहीं करती है। नन ऑफ द ऑप्शन दे यहाँ पर 4 को आप कलर ऑफ द डस्ट उसको टिक लगाएंगे। वैसे मैं यहाँ कट पेस्ट दिया हुआ हूँ और साथ में पेज 147 ऑन मिश्रा सर 03 वेंटिलेशन सिलेबस। अगर आप मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो जरूर दबा लीजिए। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी दबाने के लिए बोलिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे और स्टडी करके आप एग्जाम को पास कर सके। तो 147 मैं अगर पेज को शेयर करता हूं, क्या चीज को, यहाँ पर जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की, तो मैं उसको शेयर करूंगा ही पेज में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, आप यहीं पर जो है इसको कर लीजिए। इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ कोल डस्ट इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल मैटर, फाइननेस ऑफ पार्टिकल, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एंड इनकम्बस्टिबल मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ फायर डैम्प, नेचर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इग्निशन सोर्सेज, एज ऑफ द डस्ट, कंडीशन ऑफ द डस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी फैक्टर पर डिपेंड करती है। इनमें से हर फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और इसके अंदर के सभी पॉइंट्स कहा जाए, हर लाइन आपको 1-1 लाख के बराबर है, उसको आपको पढ़ करके समझनी है, आंसर देने के लिए तैयार रहना है एग्जामिनेशन में। चलिए आते हैं 29 नंबर का प्रश्न, जिसको हम लोग, ए 10% इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोडवे विल रिड्यूस द रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बाई। मतलब रास्ता जो पहले से आपको चल रही थी जिस साइज का, उस साइज के रास्ते में से आपने 10% उसको वृद्धि कर दिया, तो रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली रिड्यूस कितनी होगी? कहने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ऑप्शन आपको बाद में मैं दिखाता हूं कि 11, 21, 31 जो भी ऑप्शन दी हुई है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? सबसे पहली बात होती है निकालेंगे कैसे, न्यूमेरिकल्स है, निकालेंगे कैसे? तो मैं बोर्ड पर आ गया हूं, बोर्ड पर इसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो ये आपकी जो रास्ता है अंडरग्राउंड की, ये आपकी सेक्शन है, ये सेक्शन है। ये जो आपकी हाइट और विड्थ, जिसको आप अगर फेस में दिखाई दे रहा है, फेस इस तरीके से है, ये आपका विड्थ है, ये आपका हाइट है, और इसमें आपने क्या कर दिया, 10% के इंक्रीमेंट कर दिया। 10% इंक्रीमेंट करने में पहले अगर ए बराबर एरिया बराबर A1 बराबर क्या है, 1 है, ये बराबर A1 बराबर क्या है, 1 है, तो आपका जो A2 बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10%, 1 का कितना होता है, 0.1 होता है, तो 1.1 हो जाएगा। नया एरिया A2 क्या हो जाएगा, 1.1 होगा। ये एज्यूम करना होगा। पहले A1 1 था तो R1 को आप R ले लीजिए, R1 को R ले लीजिए, और R2 को आपको क्या होगा ये पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछा है, ये क्वेश्चन में पूछा कि R2 क्या होगा। R1 आपका क्या हो जाएगा, A1 1 है तो R1 भी 1 ही होगा, R1 रेजिस्टेंस है तो 1 ही होगा, 1 ही आप ले लीजिए, इसको रेजिस्टेंस जो है उसकी 1 ही होगी। तो यहां पर आप जो है क्या लेते हैं, फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप, P बराबर एल्किंस्टन का फॉर्मूला क्या कहता है, KS² बाई A क्यूब में यहां पर ये जो होती है यही क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको मैं कल भी बताया था, R बराबर KS बटे में A क्यूब होती है। तो यहां पर R बराबर आप देखेंगे या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखेंगे तो 1 बाई A क्यूब हो जाता है। ये देखिए ये मेन रिलेशन है, और इस आधार पर आप अगर कहते हैं तो क्या हो जाता है, R1 बटे R2 बराबर, थोड़ा बताइए मेरे कमेंट्स बॉक्स में और जरूर बताइए, क्योंकि ये जो आपकी कीवर्ड है ये आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। R1 बटे में R2 बराबर जब करेंगे तो ये बटे है, A3 जो है नीचे में है, इसलिए A2 को आप ऊपर लेंगे, A2 का क्यूब बटे में A1 का क्यूब, ये करेंगे।
ए टू का क्यूब बटे में ए1 का क्यूब। ये फॉर्मूला जनरेट होगा। अगर आप डायरेक्ट अगर याद रखते हैं तो ऐसे रखिए, एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी होगी, लेकिन कैसे जन्म लिया है उसको भी आपको जानकारी रखनी होगी, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो R1 बटे R2, R2 बराबर आप अगर कहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो ये R2 जो होती है R1 के साथ A1 का गुना होगा, R1 के साथ A1 का गुना होगा, A1 का क्यूब बटे में A2 का क्यूब, ये होती है। देखिए R1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर A1 होगा, तो R1 के साथ A1 का क्यूब हो गया। अब यहां पर R1 को 1 लिए हैं तो 1 लिख सकते हैं, और A1 कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और A2 कितना है 1.1 आप पहले निकाल चुके हैं, तो वो उसका क्यूब कर दिए। तो R1 तो आप 1 कहे हैं, ये 1 का क्यूब यानी कि 1 ही होगा, और 1 का 11 में 121, 11 में 1331 होता है, तो 1331 कहने का मतलब ये होगी। अब इसको आप 1 बटे में 1.331 अगर आप करते हैं तो क्या आती है, ये जो है 0.7524 समथिंग आएगी। अब करके देख लीजिएगा, लगभग जो है 75 के लगभग आएगी। अब अगर ये आ रही है R2 इतनी आ गई, तो रिड्यूस कितनी हुई, रिड्यूस R बराबर, रिड्यूस रेजिस्टेंस बराबर, पहले 1 था, रेजिस्टेंस पहले 1 था, उसमें से आपने 0.7524 जो है माइनस कर दिया, तो आप इसको करिएगा तो 24 पॉइंट समथिंग आएगी, 24 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 24 पॉइंट समथिंग रिड्यूस हो गई। ये क्या चीज है 24 पॉइंट समथिंग, जो परसेंटेज में आई है 24 पॉइंट समथिंग, ये आएगी 0.24, इसको आप कीजिएगा तो 0.24 आएगी, लेकिन जब परसेंटेज में निकालिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाकर के वो 24% के लगभग आएगी। ऑप्शन देखते हैं कि क्या आती है इसमें। नहीं समझ में आने पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मैं स्लाइड शो के तहत तो पहले इसको बड़ा कर देता हूं ताकि और आपको स्पष्ट विजिबिलिटी नजर आए। तो यहाँ पर टैग को मैं हटाऊंगा तो और आपको इसकी प्रॉपर दिख जाएगी। 10% इंक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रोडवे विल रिड्यूस द रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली। देखिए 24 के नजदीक में 2 नंबर है, और आप 2 नंबर को टिक लगा करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे टैग के नीचे भी बनी हुई है जो मैं बना कर रखा हूँ हाथों से, तो आंसर 2 जो है आप देख लिए हैं, कर लिए हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 के साथ जो है हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, मैं स्लाइड शो के तहत बड़ा कर देता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ डस्ट दैट गवर्न्स इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज, तो यहाँ पे डस्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, शरीर पर प्रभाव के लिए क्या प्रभावित करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट इन एयर, हवा में डस्ट का कॉन्सेंट्रेशन, शेप ऑफ द डस्ट, डस्ट का शेप, टाइम ऑफ द एक्सपोजर, साइज ऑफ द डस्ट। तो मैं यहाँ पर बता दूं, एक्सप्लेन ऑन बोर्ड मैं 0 to 3 mm, 3 to 5 mm, 5 to 10 mm की बात किया हूं। तो जो ये मैं क्लासिफिकेशन किया हूं डस्ट के साइज का, उसको ध्यान में रखिए। हमारा जो नाक में बाल है, वो 10 mm से अधिक साइज के डस्ट को रोक लेती है। जब आप उंगली इस तरीके से डाल करके निकालते हैं तो उसमें से जो डस्ट के पार्टिकल जो होती है वो क्या होती है 10 माइक्रोन, जिसको म्यू से कहते हैं, उससे अधिक साइज का डस्ट कौन, नोज हेयर रोक लेता है, प्रिवेंट कर देता है। ये आप ध्यान रखें। दूसरा 10 माइक्रोन से आपका 5 माइक्रोन साइज का जो डस्ट होता है, ये जो ब्रीदिंग पाइप है जिसमें आप करते हैं अनुलोम विलोम या अनुलोम विलोम करते हैं या कपालभाति करते हैं, तो ये जो पाइप के अंदर फंसी हुई 10 माइक्रोन से 5 माइक्रोन साइज की जो डस्ट होती है उसको हम लोग जो है बाहर कर देते हैं। तो ये जो है ब्रीदिंग पाइप में फंसती है, ब्रीदिंग पाइप में फंसती है, जिसको आप अनुलोम विलोम और कपालभाति से निकाल लेते हो और आपकी श्वास नलिका फ्री होती है। लेकिन जो 5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन साइज की डस्ट जो होती है, 5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन साइज की जो डस्ट होती है, वो हमारे लंग्स पर जो कि क्या हो रही है, एक्सपोंड हो रही है। जब हम लोग क्या करते हैं, फूल गई, छोड़े तो सिकुड़ गई, तो ये जो एक्सपोंजिंग कैपेसिटी होती है उसकी, ये डस्ट साइज जब वहां पे पहुंचती है 5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन के साइज की डस्ट, तो ये लंग्स में
क्या होती है, लंग्स फ्लूइड होती है। वो लंग्स फ्लूइड इस सिलिका जो जहर होती है डस्ट के अंदर, सिलिका से रिएक्शन करके सिलिसिलिक एसिड बनाता है और वहां पे दीवार को हार्ड कर देता है। ये जो लंग्स की दीवार होती है ये अगर यहाँ पे हार्ड कर दे रहा है तो वो जो है फिर एक्सपोजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो ये बहुत डेंजर होता है, ये बहुत डेंजर होता है। डेंजर अफेक्ट करता है किसको, लंग्स को। लंग्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जैसे सिलिकोसिस, न्यूमोकोसिस और अन्य डस्ट जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। जब 3 माइक्रोन से कम साइज की बात करते हैं, 3 माइक्रोन से कम साइज कहने का मतलब 0 to 3 माइक्रोन साइज, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारे सांस द्वारा वो बाहर डस्ट निकल जाती है। जैसे हनुमान जी समुद्र से जब पार करते हैं तो वहां पर समुद्र को पार करते समय एक राक्षस जो है उनका रास्ता को रोकने के लिए बाधित करती है कि सीता जी के खोज में नहीं जाओ, मेरे मुंह में घुसो और उसके बाद तब जाओ। तो हनुमान जी अपना शरीर को बड़ा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। जैसे ही उनकी मुंह बहुत बड़ी हो जाती है राक्षसी की, तो वहां पर हनुमान जी अपना तुरंत साइज को छोटा करते हैं और मुंह में घुस करके निकल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से डस्ट जो 3 माइक्रोन से कम साइज की जो डस्ट होती है, जो हमारे मुंह में तो घुसती है, फेफड़े तक भी पहुंचती है, लेकिन जैसे एक्सहॉल करते तो वो हमारे नाक से बाहर हो जाती है, जो कि डेंजर नहीं होती है। लेकिन 5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन साइज की जो डस्ट होती है वो भयानक डेंजर होती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और सिलिकोसिस और न्यूमिकोसिस जैसी बीमारी पैदा करती है, जिसको हम लोग नोटिफाइड डिसीज भी कहते हैं। तो आपने 21 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चंस को देख चुका है। मिस्टर सर माइनिंग क्लास की अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।